जी नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिख रहा होगा सामने कि ये बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए कि दिख क्यों नहीं रहा है। आज हम इसमें पूरा आपको ये मैप देख के समझ में आ गया होगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसे आगामी परीक्षाएं मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी के लिए वीडियो आप बहुत कारगर होगा। मध्य प्रदेश का हम पूरा संपूर्ण ज्ञान इसमें एक वीडियो के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो, लेकिन मतलब लगभग 70 to 80% फैक्ट और कंसेप्ट वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज हम उसमें कवर करेंगे लगभग, जैसे मध्य प्रदेश मालूम है कि आपको भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही मतलब अच्छा राज्य है। वहाँ पे वन संपदा, कृषि और नदियाँ, जैसे नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और बहुत सारी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश अपने देश में किन किन चीज़ों में अग्रणी है। तो मध्य प्रदेश को जैसे आप सब लोग जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में उसको तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मिला है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें सबसे टॉप में, तो अभी हाल ही में सोलर प्लांट जो कि रीवा में बना है, सबसे बड़ा एशिया का है। और मध्य प्रदेश और टॉप में बात करें तो वन संपदा में सबसे टॉप में लगभग 33% वन मध्य प्रदेश में ही। तो इस तरह से मध्य प्रदेश काफ़ी चीज़ों में आगे हैं। और मध्य प्रदेश का अगर नाम आए तो इंदौर, जो कि लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता में पहला स्थान हासिल करता जा रहा है। और मध्य प्रदेश अगर मतलब देश के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि किस मतलब मध्य प्रदेश को जानना चाहे, तो और क्या चीज़ें, यहाँ महाकालेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को हम देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश जो पूरा इंडिया है उसके बीच में मध्य प्रदेश का नक्शा आता है, इसलिए इसको जिस तरह हृदय पूरे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, इसी तरह पूरे देश का महत्वपूर्ण अंग मध्य प्रदेश है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो अभी हम थोड़ा भौगोलिक सीमा की बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को हम समग्रता से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक अपने साथ में पेन कापी लेना है और जिस तरह से चीज़ों को हम कवर करते जा रहे हैं उस तरह नोट्स बनाते जाना है। तो अभी जैसे ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, अब गूगल पे या फिर मतलब पेपर में भी मैप आता है तो उनको देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसके पाँच जो राज्य हैं अड़ोसी पड़ोसी, तो उनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्यों की सीमा यहाँ पे लगती है। और सबसे बड़ा सीमा जो बनाता है उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है और सबसे छोटी गुजरात की सीमा बनती है। तो ये रहा उनके आस पड़ोस वाले देश मतलब राज्य। और इसके अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें, थोड़ा इतिहास में बता देते हैं। जो अंगारा और गोंडवाना लैंड थे, तो ये जो मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड के भूभाग है। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लंबाई अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 520 किलोमीटर लगभग है। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकते कितना है, पर 520 है। और 870 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है। इनकी अगर ज़िलों की बात करें तो ये पूर्वी ज़िला सिंगरौली आता है, और इधर पश्चिमी ज़िला झाबुआ और अलीराजपुर, और दक्षिण में बुरहानपुर आता है। इधर भिंड मुरैना है, इधर बालाघाट, सिवनी और मंडला, इस तरह। और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख एक नदी है नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जो लगभग 80% मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर गुजरात में खंभात के खाड़ी के पास गिरते हैं। तो इस तरह से ये ओवरव्यू हमें एक मध्य प्रदेश का दिए। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और ये आप जिस तरह हम चीज़ों को बताते जा रहे हैं उस तरह आप नोट्स बनाते जाएंगे। तो फाइनली लास्ट में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा नोट्स और 60 नोट बन जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि काफ़ी कारगर होगा भाई आगामी एग्ज़ामों के लिए। तो अगर हम बात करें तो आपको मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं। 52 ज़िलों जो कि 10 संभागों के अंदर डिवाइड हैं। तो 10 संभागों की अगर बात करें तो चंबल, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा और नर्मदापुरम। तो
तो सबसे बड़ा संभाग अगर बात करें तो इंदौर है, जिसमें 8 ज़िले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो हम जबलपुर संभाग को सबसे बड़ा मानेंगे। और वहीं पे एक ज़िला है छिंदवाड़ा, जो कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इस तरह से 10 संभाग हो गए, 52 ज़िले हो गए। तो ये मध्य प्रदेश का वो हो गया। और इसका अगर भौगोलिक विस्तार किया जाए, बताया जाए, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 5:59 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये लोकेटेड है। अक्षांश और देशांतर आप अगर भूगोल के स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल तैयारी करने वाले हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होगा। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, 21 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर की जहाँ बात करें तो 74 डिग्री से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर में पूरा मध्य प्रदेश कवर होता है। तो ये रहा भौगोलिक अपना लोकेशन। अब इसकी बात करें राजनीतिक परिदृश्य या फिर ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो अभी मतलब बोला जाए तो 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश संपूर्ण रूप से अलग है छत्तीसगढ़ से। और अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें प्रमुख, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल है। इसमें और सारी राजधानी, जैसे आर्थिक राजधानी हो गया, धार्मिक राजधानी, तो बहुत सिटी हैं। तो जैसे आर्थिक राजधानी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का इंदौर काफ़ी फेमस है और आर्थिक परिदृष्टि से बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर को माना जाता है। धार्मिक राजधानी की वहीं बात करें तो उज्जैन, जो कि काफ़ी धार्मिक महाकाल मंदिर है और काफ़ी घूमने लायक अच्छा प्लेस है। आप कभी मध्य प्रदेश आइएगा तो उज्जैन ज़रूर आइएगा। तो इस तरह से धार्मिक राजधानी उज्जैन हो गई। और बात किया जाए संस्कार राजधानी जबलपुर को, मतलब वहाँ आर्ट और कल्चर और संस्कार से रिलेटेड ट्रेडिशन काफ़ी फेमस है जबलपुर के वहाँ। तो इस तरह से 3 राजधानियाँ, अभी मतलब बहुत सारी और भी राजधानी हैं, लेकिन उसको हम कवर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डिटेल में। फिर हम एक एक टॉपिक अलग से बाद में लेंगे। अभी एक हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद फिर इन चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इस तरह से, और हमने जैसा बताया सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है। और छोटा में अगर बात किया जाए तो दतिया है। तो इस तरह से हम मध्य प्रदेश का वो ओवरव्यू थोड़ा देख लिए। 52 ज़िले हैं, 10 संभाग हैं। अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट ज़िला बना था निवाड़ी ज़िला, जो कि इधर सागर संभाग में आता है। अब और अगर हम बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से गुजरती है। अब 14 ज़िले हैं, लेकिन अभी आप देखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं उनकी। हम अगर यहाँ से बात करें, रतलाम बोल देंगे, रतलाम है, और सीहोर है, उज्जैन है, शाजापुर है, और भोपाल है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, कटनी है, इधर फिर शहडोल होते हुए 14 ज़िले कुल है। आप सर्च करिएगा या फिर डिटेल से देखने की कोशिश करिएगा। ये कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ज़िलों को क्रॉस करके कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 ज़िले। अब अगर बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कुल 726,809। ये जैसे आप लोग मोबाइल नंबर वगैरह याद करते हैं तो इस तरह से आप ये एक संख्या याद कर लेंगे, 726,809। ठीक है, तो इतना मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार हैं। और जनसंख्या जब होती है तो उसी टाइम साक्षरता दर, लिंगानुपात, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कितना, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो उसमें अगर पढ़े लिखों की संख्या मतलब परसेंटेज अगर देखा जाए तो साक्षरता रेट या फिर लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं तो 69.3%। तो मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है 69.3 और भारत की लिटरेसी रेट है जो 73%। तो अभी यही मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश थोड़ा सा अगर भारत के कंपेयर में देखा जाए तो 2-3% पढ़ाई लिखाई में पीछे है।
तो इस तरह से अब हो गया अपना साक्षरता दर। और सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करो, तो यहाँ पे 931, मतलब 1000 पुरुषों में से 931 महिलाएं पाई जाती है। तो अभी मतलब थोड़ा सा मध्य प्रदेश को इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो 931 साक्षरता दर हो गया, और आप साक्षरता दर नहीं, सेक्स रेशियो हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान है सबसे बड़ा। जैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा, राजस्थान है, वहाँ एरिया ज़्यादा है, लोग थोड़ा कम है, तो सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश आता है अपना। अब और इसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें, तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जहाँ जो लोकसभा सीटों से सांसद चुन के जाते हैं दिल्ली के लिए, और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या तो वो 230 है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मोटा मोटा ज्ञान आपको हम दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश का, तो क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा एरिया जो है 3,08,245 किलोमीटर। तो इस तरह से भौगोलिक हो गया, और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम मध्य प्रदेश का आपको मिल गया। अब अगर हम बात करें कि हर राज्य का, हर देश का, फिर हर एक कुछ ना कुछ राज्य की या फिर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर राजकीय चीज़ों की बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष जो है बरगद है, राजकीय पक्षी है जो दूधराज, जो कि जिसको बोलते पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये भी कभी कभी एग्जाम में या फिर कहीं भी पूछ लेता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो दूधराज नहीं भी मिले तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। और राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा बोलते हैं। और राजभाषा जैसे कि हिंदी भाषी राज्य में है तो हिंदी है, और यहाँ की और अलग अलग सेगमेंट की या फिर अलग अलग राज्यों की अलग अलग कुछ भाषा है। जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इधर निमाड़, तो इस तरह से अलग अलग है पोर्शन, लेकिन कुल मिला के बोला जाए तो हिंदी राजभाषा है। और खेल की अगर बात की जाए तो राजकीय खेल मलखम ऐसे पोल टाइप का होता है, खम्बा, इसी जैसे नाम है मलखम, तो पोल टाइप का होता है, उसमें करतब दिखाते लोग, तो मलखम वो राजकीय खेल है। तो इसको, इन चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से मतलब याद रखनी है हमेशा, कि कोई भी पूछ ले जैसे मध्य प्रदेश के आप हो, तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि मलखम क्या है। तो मलखम राजकीय खेल है, क्रिकेट और हॉकी नहीं है। तो और राज्य नाट की बात की जाए तो राज्य नाट जो है माच नाट्य होता है, तो राजकीय नाट मध्य प्रदेश का है। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो नर्मदा, चंबल, सोन और बेतवा, केन, इस तरह से नदियाँ हैं यहाँ। खैर नदियों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 200 के आसपास है, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए नदियों का मायका इसको बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। मायका इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उद्गम जो है तो मध्य प्रदेश में होता है। तो जैसे किसी लड़की की मतलब शादी होती है तो उसका घर जैसे होता है तो उसको मायका बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से आती है। तो इसी तरह मध्य प्रदेश से निकल के नदियाँ जाती है, इसलिए मायका बोला जाता है। काफ़ी नदियाँ निकलती, भले वो किसी दूसरे राज्य में जाए। तो और मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जैन को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी घोषित किया गया। जैसे पूरे इंडिया में मतलब मुस्लिम को माइनॉरिटी में रखा जाता है, तो इसी तरह जैन धर्म को मध्य प्रदेश में जैनों को अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया है। तो ये तो रही बात अपनी। अब इसी सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो अपना ओवरव्यू मध्य प्रदेश का हो गया। उसके बाद अब हम ऐतिहासिक परिदृश्य से मध्य प्रदेश को थोड़ा जानेंगे, किस तरह यह मध्य प्रदेश का इतिहास रहा। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ प्राचीन काल का इतिहास यहाँ पे काफ़ी मिलता है, मध्यकालीन में थोड़ा कम या फिर ना के बराबर है, और मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जो कि हम उल्लेख करेंगे। तो प्राचीन काल में अगर देखें
तो सबसे पहला जैसे होशंगाबाद में आदमगढ़ स्थान है, वहाँ से पुरातत्व में चीज़ें मिली है और प्राचीन इतिहास का यहाँ से इंडिकेशन मिलता है। तो ऐसे मतलब आपको ये याद रखना है कि जैसे परीक्षाओं में फिर कहीं भी तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आदमगढ़ कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको सीधे जिले का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो उसमें समग्रता से आपको चीज़ों को कवर कराएंगे। तो आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है, नर्मदा नदी का तट है, वो पुरातत्व से संबंधित है। और भीमबेडका जो कि रायसेन है, और नावदा टोली जो कि खरगोन जिले में से रिलेटेड है। और इसी तरह माहिष्मती जो कि महेश्वर, नर्मदा नदी, सब नर्मदा के तट के, नर्मदा घाटी के आसपास के ये स्थान मिले हैं जो कि प्राचीन काल से संबंधित है। तो प्राचीन इतिहास में और नागदा हो गया, एरड़ हो गया, और कैथल हो गया जो कि उज्जैन में है, त्रिपुरी हुआ जो कि जबलपुर में है। तो और रामायण काल में अगर ऐसे बात करें तो जब ये दंडकारण्य का जंगल आपने रामायण में देखा होगा, उसका उल्लेख मिलता है। तो दंडकारण्य का जंगल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है। अभी तो मतलब 80 से 70 to 80% दंडकारण्य का जंगल जो कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया है, बस्तर जिले में पड़ता है। तो अभी दंडकारण्य रामायण काल में मिला है। और ऐसे ही अगर बौद्ध सतना हो गया, सतना में भरहुत स्थान है जो कि बौद्ध धर्म के स्तूप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और जो कि मौर्य समाज के अशोक ने बनवाया था। और फिर बात करें तो मध्य प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य में महाजनपद काल में अवंती और चेदी, दो जनपद मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। अवंती जो कि उज्जैन, और चेदी जो था बुंदेलखंड से रिलेटेड था। और तो अवंती की राजधानी हुआ करती थी अवंती, या फिर उज्जैनी, या फिर माहिष्मती। और ऐसे ही चेदी की राजधानी उस समय हुआ करती थी शक्तिमती। तो ये है हमारा ऐतिहासिक परिदृश्य संक्षेप में। तो और अगर बात करें तो लिस्ट अगर हम आपको बता दें जनपदों का, जो कि पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, इसको कवर करूँगा कि जैसे पुराने नाम और नए नाम में आ जाते हैं। तो जैसे प्राचीन जनपद के नाम थे, अवंती था जिसका अब उज्जैन नाम है, वत्स जो कि हाल ही का ग्वालियर है, अनूप जो कि निमाड़ को बोला जाता था, चेदी खजुराहो, नलपुर नरवर या फिर शिवपुरी का इलाका, दसाड़ जो कि विदिशा को बोला जाता है। इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के लिए। और अब अगर प्राचीन इतिहास के रूप में बात करें तो बाघ की गुफाएं जो कि धार में हैं, और उदयगिरी की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, विदिशा में है। और जो कि भगवान विष्णु का वराह अवतार वहाँ पे गुफाओं का मिलता है विदिशा में। तो इस तरह से ये प्राचीन इतिहास में मध्य प्रदेश में काफ़ी घटनाएं घटित हुई। उसके बाद फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में छुटपुट घटनाओं को छोड़ के ज़्यादा कुछ घटित नहीं हुआ। उसमें बताने लायक यही है कि बाज बहादुर और जैसे बाज बहादुर और रूपमती का लव स्टोरी या फिर प्रेम कहानी काफ़ी फेमस है वो। तो वो थोड़ा मध्यकाल में घटित हुआ, और बाज बहादुर को ही अकबर ने हराया था, मालवा का विजय माना जाता है। तो ये छोटा मोटा है, फिर कुछ घटनाएं हुई और थोड़ी मोड़ी घटनाएं, पर ज़्यादा वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और फिर आ जाते हैं हम अपने आधुनिक इतिहास में। तो आधुनिक इतिहास में काफ़ी चीज़ें हुई, वो एग्ज़ाम के दृष्टि से या फिर अपने जानने के हिसाब से वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आपको बताता चलता रहा हूँ। तो आधुनिक इतिहास में जैसे इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, ये काफ़ी फेमस थे। तो आधुनिक इतिहास में अगर बात करें तो मल्हार राव जो कि इंदौर के शासक थे, और मतलब इंदौर को बसाया कुल मिला के बोल दिया जाए। जो अहिल्याबाई, आपने अभी नाम सुना होगा कि मतलब इंदौर में अगर कहीं भी जाएंगे तो अहिल्याबाई का नाम या फिर होलकर का सुनने में मिलेगा। तो अहिल्याबाई जो कि 1767 से लेकर 1795 तक शासन की ही इंदौर में, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था महेश्वर को। और इसी तरह
ग्वालियर में सिंधिया वंश का राज था। सिंधिया वंश का राज्य था और सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणा राव सिंधिया। और आधुनिक इतिहास में बात किया जाए, सिंधिया के नाम लेते ही आप सबको निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद ही आएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि झांसी की यह रानी थी। वो अपने महादेवी वर्मा का वो वाला पद आपको याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा करके कुछ है। तो झांसी की रानी थी झांसी उनको। और हम आपको बता दें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि झांसी की रानी को जॉन ऑफ आर्क के नाम से जाना जाता है। और झांसी की रानी की एक सहायिका थी झलकारी बाई, उनका भी कभी कभी नाम आता है। तो इस तरह से मतलब एग्ज़ाम्स में छोटे छोटे पॉइंट को पूछ लिया जाता है, झलकारी बाई कौन थी। तो उनकी सहायिका थी। कहा जाता है कि झलकारी बाई और झांसी की रानी का मतलब फेस एकदम से मिलता था, इसीलिए कभी कभी उनको लड़ाई में या फिर युद्ध करने में काफ़ी सहायता मिलता था। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि लोग समझ नहीं पाते कि झलकारी बाई है कोई झांसी बाई। और वो झांसी की रानी का एक थोड़ा चाल भी था कि हाँ, कंफ्यूज करने के लिए लोगों को। तो झलकारी बाई का नाम इसीलिए काफ़ी फेमस है उनके साथ में। और यहाँ की बात किया जाए आधुनिक इतिहास में, कुछ क्रांतिकारी हुए जैसे तात्या टोपे जी हुए, जो 1857 की अंग्रेज़ों के लिए जो क्रांति हुई थी शुरू में स्टार्ट में, तो उसमें का भाग लिए और अपनी सहभागिता दिखाए। बाद में खैर उनको फांसी दे दिया गया है, शिवपुरी में फांसी दे दिया गया है। कई बार इनका मूल नाम पूछ लिया करता है एग्ज़ाम्स में, तो इनका मूल नाम जो है तो रामचंद्र पांडुरंग, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी पूछ लिया करता है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई का आप नाम सुने होंगे। रानी अवंतीबाई ये मंडला डिंडोरी इस एरिया से होती थी। तो ये रामगढ़ की रानी थी और रामगढ़ की रानी थी। और इनका नाम ऐसे फेमस इसलिए है कि जो डलहौजी की हड़प नीति थी तो उसका काफ़ी मायने पे इन्होंने विरोध किया और इसीलिए इनको रामगढ़ में का रानी अवंतीबाई को फेमस है और है। फाइनली इन्होंने मतलब जब अंग्रेज इनके आसपास आ गए थे तो इन्होंने भी अब खुद से चाकू या फिर जो भी कटार लेते घोंप के जान दे देते, उनके हाथ नहीं है। तो इस तरह से रानी अवंतीबाई में। और आधुनिक इतिहास के परिदृश्य में झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 में वो जबलपुर में मनाया गया। और काफ़ी चावल सत्याग्रह रीवा, इसका चावल सत्याग्रह की कहानी हम डिटेल से आपको बताएंगे कभी, रीवा में कैसा हुआ था। और भोपाल की अगर बात किया जाए तो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे मोहम्मद बरकतुल्लाह, जिन्होंने विदेश में रह के भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया, जिनके नाम पे आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है। और आधुनिक इतिहास में बस ज़्यादा नहीं, कुछ यही है। और गोहद रियासत एक हुआ करती थी जो कि राणा की उपाधि अपने आप को धारण करने के लिए बोला करते थे जैसे। तो इस तरह से हम ऐतिहासिक परिदृश्य में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर किए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक जगह जो कि विश्व में काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में, उनको लोग घूमने आते हैं और देखने आते हैं। जैसे भौतिक अगर जिसमें भीमबेटका हो गया, रायसेन हो गया, खजुराहो का मंदिर हो गया, उज्जैन हो गया और ओंकारेश्वर हो गया, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का डिवाइडेशन बोले तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया अपना मालवा का पठार, एक बघेलखंड का पठार हो गया, एक ये हो गया एक नर्मदा घाटी हो गया। तो मध्य प्रदेश 3 भाग में है। विंध्यन स्कारप्लैंड मतलब विंध्य पर्वत के आसपास का एरिया, इसी में आता है नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार आता है और मालवा का पठार। और दूसरा हो गया सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इधर आती है।
तो एक हो गया विंध्यन स्कार्पलैंड, दूसरा होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा हो गया पूर्वी पठार जो बघेलखंड का पठार। अब छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादा है। तो इस तरह से 3 भागों में है। कौन कौन सा है? विंध्यन स्कार्पलैंड, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। अब इसमें भी जो मुख्यतः है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बस बुंदेलखंड और मालवा का पठार और बघेलखंड का ये पठार है। तो ये 3 प्रमुख हैं। अब जो मालवा का पठार है उसके बारे में थोड़ा सा, ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसमें काली मिट्टी वगैरह पाई जाती है और गेहूँ की मात्रा अधिक होती है। इधर पहाड़ नहीं मिलेगा। अब मालवा के एरिया में आएंगे तो इधर पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इधर बघेलखंड के पठार में देखेंगे उधर काफ़ी सारा पहाड़ है। और इधर बुंदेलखंड वाले एरिया में उधर भी ज़्यादा पहाड़ नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे पठार टाइप, जिसको छोटी छोटी पहाड़ियाँ बोलते हैं। उनको एक काफ़ी क्वेश्चन आता है वो कि छोटे बघेलखंड के पठार में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको टोर बोला जाता है, टोर। तो ये हो गया भौगोलिक प्रदेश। और अब अगर मध्य प्रदेश के जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा राज्य है। वहाँ मतलब रहने लायक, ना ही ज़्यादा ठंडी है, ना ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही ज़्यादा बरसात का है। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया जलवायु मानी जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मध्य प्रदेश की मानी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। उसमें 4 ऑप्शन देंगे तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय में टिक करना होगा, या फिर अगर जानकारी के हिसाब से आप जानना चाहते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी वाला। अब जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश को। एक हो गया मालवा का पठार, उत्तर का मैदान और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र बघेलखंड का पठार। जैसा कि हमने बताया था उन्हीं 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मालवा का पठार हो गया, इधर मालवा का पठार हो गया 1, उत्तर का मैदान हो गया 2, विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र हो गया 3, और नर्मदा घाटी, ये पूरा नर्मदा घाटी 4, इधर बघेलखंड का ये पूरा पठार 5 हिस्सों में जलवायु में वो किया गया है। तो इस तरह से जलवायु क्षेत्र हो गया। अब जैसा कि हमने बताया कर्क रेखा 14 जिलों से है, गुजरी है। अब इसके बाद जलवायु, भौतिक संरचना, जलवायु और इतिहास के बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियों, जैसे जलवायु है तो उसके बाद मिट्टियाँ किस प्रकार से पाई जाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टियाँ जो है, काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका कभी कभी नाम पूछ लिया करता है कि काली मिट्टी का एक दूसरा नाम क्या है, तो इसको रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या है? रेगर मिट्टी या फिर काली मिट्टी। अब रेगर मिट्टी या काली मिट्टी की विशेषता ये होती है, ये एसिडिक नेचर की होती है। मालवा के पठार में पाया जाता है, नर्मदा घाटी में पाया जाता है, और बघेलखंड के थोड़ा थोड़ा पठार में भी पाया जाता है। और जो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ना, वो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। तो काली मिट्टी जो है कि बेसाल्ट चट्टानों से बन के बनी है। कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो और काली मिट्टी जो है कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये याद रखिएगा। कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये 3 चीज़ें काली मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए मतलब इसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होती है, गेहूँ वगैरह, कपास वगैरह के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इसमें प्रमुख फसल जो उगाई जाती है, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब चीज़ें काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का पठार एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, ये है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण इसकी जल धारण क्षमता मतलब कम होती है, और इसीलिए इसके निचले नाइट्रोजन की कमी के कारण इस मतलब जो जल धारण जो निचले हिस्से तक नहीं जाता है। इसीलिए आप मालवा के क्षेत्र में देखेंगे तो चावल की खेती कम की जाती है, बजाय कि
ये बघेलखंड के पठार में दूसरी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की अगर मिट्टियों की बात किया जाए तो लाल और पीली मिट्टी जो कि बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। आयरन के कारण लाल रंग इसका होता है और ग्रेनाइट प्लस नीच चट्टानों से इसका निर्माण होता है। काली पीली मिट्टी का मंडला, रीवा, बालाघाट और सीधी और सतना और उमरिया ये सब एरिया में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। तीसरी प्रकार की मिट्टी की अगर हम बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि उत्तर के पश्चिम के मैदान में पाई जाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी इस इलाके में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए यहाँ भी पानी नहीं ठहरता है। इधर ज्वार, बाजरा ये सब की खेती, सरसों की खेती ज़्यादा की जाती है ग्वालियर, मुरैना इलाके में। और तीसरी और अगले प्रकार की मिट्टी हो गई लोमी या फिर दोमट मिट्टी। तो ये बालुई वाली मिट्टी होती है जो नदियों के किनारे घाटियों में पाई जाती है। तो नदी घाटी के किनारे वाली मिट्टी को लोमी या दोमट मिट्टी, जहाँ भी नदी होगी वो पाई जाए। और अगली प्रकार की मिट्टी है लेटराइट मृदा या फिर लेटराइट मृदा। ये ऊंचे सपाट स्थान में पाई जाती है, अपरदन के कारण ये जम जाती है। और इसमें लीचिंग या फिर विछालन जिसको बोलते हैं उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है इसलिए इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। इसके कारण पोषक तत्व इसमें मतलब कम हो जाते हैं जो लीचिंग के कारण। और अगली प्रकार की जो लास्ट मिट्टी है मिश्रित मिट्टी, एक लाल प्लस काली मिट्टी मिला के मिश्रित मिट्टी का रूप बोला जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व की कमी होती है जिसके कारण इसमें भी ज़्यादा उर्वरक शक्ति या फिर जल धारण क्षमता नहीं होती है, तो इसमें मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं। ये मिट्टी चंबल की घाटियों में पाई जाती है जो कि मृदा अपरदन, ये चंबल की घाटी फिर बुंदेलखंड के पठार की तरफ होती है। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की एक समस्या है जो कि काफ़ी इधर बीहड़ या फिर चंबल की घाटी में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है। काफ़ी आपने मूवीज़ या फिर पिक्चरों में देखा होगा बीहड़ के डाकुओं की चर्चा होती है। तो इधर भिंड, मुरैना एरिया वाले में चंबल के आसपास रहते हैं। मृदा अपरदन कारण वहाँ खाई बन जाती है, इसलिए वहाँ रहने के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है। इस तरह हो गया मिट्टियों की चर्चा। अब अगले अगर हम बात करें मिट्टियों के बाद अपवाह तंत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में यही है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कैसे यहाँ पे मतलब नदियों का कैसा स्वरूप है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कैसा इनका बहाव है। तो इनमें काफ़ी प्रमुख नदियाँ हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मध्य प्रदेश में नदियों की बात की जाए जो कि तो अपवाह तंत्र में अगर हम बात करें जो कि जैसे कि बोलते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है, तो इसमें अगर बात की जाए नदियों के साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, तो मोस्टली जो नदियां हैं जो तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, तवा हो गया, सिंध हो गया, छिप्रा हो गया, ये दक्षिण से उत्तर की ओर इनका बहाव है। और जो बाकी नदियां हैं कुछ नर्मदा हो गए और उनकी सहायक नदियां ताप्ती हो गई, शक्कर, तवा, दूध, ये काफ़ी सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ये लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस तरह से ये अपवाह तंत्र हो गया नदियों का। तो चंबल हो गया, केन हो गया, बेतरा, छिप्रा, काली सिंध, ये सब दक्षिण से बहती है। और ईस्ट टू वेस्ट जो बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही, आपने नर्मदा और ताप्ती इनका काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी सारे उसमें पूछा जाता है जो कि कौन सी ऐसी दो नदियाँ हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो उसमें नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। और ये एस्टुअरी बनाती हुई बहती हैं, ये इनकी काफ़ी विशेषताएं हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और फिर अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे जैसे कि नर्मदा नदी की बात करेंगे जो जीवन रेखा मानी जाती है। तो इसकी नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से निकलती है और अमरकंटक से अनूपपुर जगह है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और ये काफ़ी जिलों को कवर करते हुए जाती है, जैसे जबलपुर हो गया, मंडला हो गया
और इधर होशंगाबाद हुआ, फिर इधर खंडवा हुआ, और इधर फिर चली जाती है गुजरात में जाती है, और फाइनली खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नर्मदा के पानी से लगभग मध्य प्रदेश का 70 से 80% एरिया कवर होता है, जो कि यूज होता है उसके पानी के लिए। नर्मदा को जीवन रेखा माना जाता है। और अगर बात किया जाए तो नर्मदा नदी के कुछ नाम भी हैं जिनका जैसे इसके और नाम से बुलाया जाए तो रेवा, मैकाल सुता या फिर सोमा देवी इसकी अन्य नाम है। और नर्मदा नदी के कुछ सहायक नदियों की बात करें जाए तो शक्कर हो गया, दूध हो गया, दूधी हो गया, तवा हो गया, हिरणी हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियों के रूप में मानी जाती है। और नर्मदा नदी जो कि यहाँ अमरकंटक से होके यहाँ से लोकेशन है लगभग गुजरती है, तो इसकी बहुत सबसे ज़्यादा लगभग छोटी बड़ी 41 सहायक नदियाँ हैं। ये नर्मदा नदी के अगर हम बहाव की बात करें तो ये ऐसा है, ठीक है। तो 41 छोटी बड़ी सहायक नदियाँ हैं जिनमें तवा, सेर, शक्कर, दूधी और ये ताप्ती, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। ताप्ती जो कि बैतूल के मुल्तई जगह से निकलती है। और इसमें जल प्रपातों की बात किया जाए तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, ये सब प्रमुख इसके जल प्रपात है। सहस्त्र धारा, महेश्वर, ये सब जल प्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। और शहरों की फिर जिलों की बात कई बार इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन नर्मदा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है या फिर नहीं स्थित है। तो उनमें से काफ़ी शहर, मुख्य शहरों की बात की जाए, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, होशंगाबाद हो गया, महेश्वर हो गया, ये सब प्रमुख शहर हैं। अब उसके बाद दूसरी नदी की अगर बात किया जाए तो ताप्ती, इसको तापी भी बोलते हैं, जो कि बैतूल के से निकलती है और नर्मदा की एक सहायक नदी है जो कि मिल जाती है। तो इस तरह से ताप्ती हो गया। और अगली नदी की बात किया जाए, सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यहाँ से निकल के ये सीधे मध्य प्रदेश थोड़ा सा हिस्से में ही निकलती है और ये सीधे उत्तर प्रदेश में जंप करके बिहार में जाती है। तो इस नदी को ये भी बोला जाता है कौन से नदी का आकार अर्धचंद्राकार है। तो ये जैसे अर्धचंद्राकार के समान गए यहाँ पे आकृत है, इसलिए सोन नदी वहाँ से निकल के अमरकंटक से निकल के MP, UP तथा बिहार में जाती है, पटना में जाके मिलती है। और नर्मदा के बाद जो ये दूसरी सबसे प्रमुख नदी मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो चंबल। तो चंबल क्या है? चंबल पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के पास पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है और पूरा इधर कवर करते हुए मंदसौर और राजस्थान के बॉर्डर शेयर करते हुए फिर राजस्थान में फिर कूद जाती है और फिर से यहाँ भिंड मुरैना के आसपास के इलाकों से आते हुए यहाँ जाके उत्तर प्रदेश में ये नदी इटावा में और काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि वहाँ पे मिलती हैं, तो जंक्शन है यहाँ। तो चंबल हो गया। और चंबल नदी में काफ़ी सारा जल बांध बनाया गया है, जिसमें राणा सागर हो गया, और इधर बात करें तो इधर कोटा बैराज हुआ, और बस ऐसे ही कुछ बांध हैं जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटा हम चंबल का देख रहे हैं। तो चंबल नदी कुल मिला के इधर इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से निकल के इटावा तक इसका है। उसके बाद फिर ये यमुना में जाके मिल जाती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात अगर किया जाए तो ये क्षिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती, ये सब नदियाँ तो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की वो सब जाके चंबल में ही मिलती है। वो बीहड़ नदी, और फिर जैसे बीहड़ हो गया, बीहड़ का निर्माण चंबल घाटी के आसपास होता है। बीहड़ के डाकू यहाँ से फेमस है। एक बीहड़ नदी भी है, जैसे बीहड़ देखो, बीहड़ है कि ये बीहड़ ये इधर का एरिया है जो कि खाई बन जाती है, अपरदन के कारण इसको बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ मध्य प्रदेश में नदी भी है जो कि रीवा जिले में है, जिसमें अगर जैसे सबसे बड़ा आपने जलप्रपात का नाम अगर मध्य प्रदेश में सुना होगा चचाई, जो कि बीहड़ नदी में ही स्थित। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बीहड़ वो है
जो अपर्दन मृदा अपर्दन या कर अवनालिका बनी है उसको बीहड़ बोलते हैं, और बीहड़ एक नदी भी है। तो इस तरह से चंबल हो गया। चंबल के बाद फिर तवा की बात किया जाए, तवा जो कि सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, छिंदवाड़ा सतपुड़ा श्रेणी में छिंदवाड़ा से निकलती है और होशंगाबाद में जाके मिल जाती है नर्मदा से। और अगली नदी छिप्रा है, जो कि छिप्रा नदी काकरी बावड़ी एक जगह है, वहाँ से निकलती है, देवास के पास पड़ता है, वहाँ से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। जिसकी छिप्रा की एक सहायक नदी है खान नदी, कहीं की कान्हान नदी भी इसको लिखा जाता है, तो दोनों में से कुछ भी। फिर अगली नदी है बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसको गंदगी या फिर अस्वच्छता के मामले में मतलब मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। तो बेतवा नदी रायसेन की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक मतलब कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिले बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, उसका गांव भी पूछा जाता है। तो बेतवा नदी का गांव, बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और ये लोकेशन है आपको, और ये जाके सीधे फिर यमुना में मिलती है, वहीं इटावा के पास। तो इस तरह से नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सोन हुआ, चंबल हुआ, तवा हुआ और बेतवा हुआ, और एक धसान नदी हो गई, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, पेंच हो गया, टोंस हो गया, ये सब काफ़ी मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां हैं। और अब अगर हम बात करें नदियों के बाद, तो नदियां मैंने पहले ही बताया कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को बोला जाता है। और तो काफ़ी नदियाँ भी छोटी मोटी काफ़ी नदियों का हमने उल्लेख नहीं किया, ये इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हर एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये नदियाँ हुई। अब हम अगर नदियों में बने परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बनी होती है नदियों में, क्या होता है कि पानियों को रोक के रखा जाता है, जिससे वो बाद में अगर वर्षा जल संग्रह करके बाद में यूज में आ जाता है नहरों के माध्यम से। तो परियोजनाएं इसमें कुछ चलती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है पानी के, तो जैसे कोयला से बिजली बनाई जाती है, तो पानी से भी बिजली बनाई जाती है, तो उसमें परियोजनाएं लगे होते हैं, प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। तो प्रमुख मध्य प्रदेश की परियोजनाओं की अगर बात करें तो चंबल घाटी परियोजना, जो कि राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश से वो है, मतलब संयुक्त परियोजना है, और इसका लाभ जो मिल रहा है तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर इन सब इलाकों में मिल रहा है। और इसमें जैसे गांधी सागर डैम हो गया, राणा प्रताप हो गया, जवाहर सागर हो गया, कोटा बैराज, ये चंबल घाटी की परियोजनाएं हैं। कौन कौन सा हो गया? गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप हो गया, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चंबल घाटी का परियोजना है। ठीक है। और अगर अगली परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना की बात किया जाए, प्रमुख नदियों में नर्मदा घाटी परियोजना, इससे में इंदिरा सागर, खंडवा पुनासा बांध, ओंकारेश्वर बांध हो गया और महेश्वर बांध हो गया। तो ये सब परियोजनाएं नर्मदा नदी परियोजना में के अंतर्गत आती हैं। खंडवा पुनासा बांध, जिसको इंदिरा गांधी सागर के नाम से जाना जाता है, 1984 में इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया था, फिर चालू किया था परियोजना को। और तीसरा आता है बरगी अवंती सागर परियोजना है, जो कि जबलपुर में है, मंडला, सिवनी, ये सब जिले इससे लाभान्वित होते हैं। बाण सागर एक परियोजना है जो कि शहडोल में है, जो कि सोन नदी में इस परियोजना का संचालन होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसके अगर कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है कि बाण सागर परियोजना का रेशियो क्या है, तो किस तरह से लाभ लेते हैं, तो 2:1 मतलब मध्य प्रदेश, 1 यूपी, फिर 1 बिहार, तो मतलब इस रेशियो में इसका परियोजना का लाभ डिवाइड है। अब अगले बात इसी क्रम में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है। जैसे ये हो गई अलग अलग परियोजनाएं। अब मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त परियोजनाएं हैं जो कौन से स्टेट से मध्य प्रदेश की शेयर करते हैं। जैसे बाण सागर परियोजना की अगर बात किया जाए तो सोन नदी में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना। दूसरी परियोजना की बात किया जाए राजघाट, जो कि बेतवा नदी में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं।
केन नदी हो गया, केन परियोजना जो कि केन नदी में है, मध्य प्रदेश और यूपी। उर्मिल परियोजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोग फोकस इसमें नहीं करते। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उर्मिल नदी पे। बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना बाघ नदी महाराष्ट्र और एमएच, एमएच मतलब महाराष्ट्र और एमपी तो कॉमन है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे, महाराष्ट्र और राजस्थान की परियोजना। बावनथड़ी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परियोजना, बावनथड़ी में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। तो इसमें प्रश्न इसी तरह के आते हैं कि जैसे आ जाएगा बावनथड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच है, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टिक करना होगा। तो और अगला जो है नर्मदा घाटी परियोजना, ये नर्मदा नदी में है। इस नर्मदा नदी मध्य प्रदेश भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 4 राज्यों के साथ परियोजना नर्मदा परियोजना आती है, क्योंकि इसका बहाव भी ऐसे ही है। तो इस तरह से ये संयुक्त परियोजना है, प्रमुख वाली हो गई। तो अब हम मिट्टियाँ कवर हो गए, हमने चर्चा किया अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र के बाद परियोजनाओं की बात हुई। अब परियोजनाओं के बाद फिर अगर हम बात कर लें तो जल से रिलेटेड जलप्रपातों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन जो नदियां हैं इनमें से कौन कौन से जलप्रपात बने हैं और कहाँ पे बने हैं और इनकी क्या विशेषता है, थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जलप्रपात अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉप में, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे टॉप में मतलब ऊंचाई के तौर पे अगर बात किया जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा जिले में आता है। अरे उसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए 130 से लेके 150 मीटर के बीच में है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, मध्य प्रदेश में रीवा जिले में सबसे ज़्यादा अगर प्रपात हैं उनमें है चचाई हो गया, केवटी हो गया, पूर्वा हो गया और बहुती हो गई, ये रीवा जिले के प्रपात हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, ये सब नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। तो याद करना है जिसमें धारा हो, जैसे कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया और धुआंधार हो गया, ये सब नर्मदा नदी वाले हैं। और सहस्त्र धारा हो गया। इनके लोकेशन की अगर बात करें तो कपिल धारा अमरकंटक में है, दुग्ध धारा अनूपपुर में है और सहस्त्र धारा जो है कि महेश्वर में है और धुआंधार जबलपुर में है। जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और पाताल पानी जो कि जलप्रपात हुआ है महू में है। अब अगली बात अगर के नदियों, मिट्टियों, जलप्रपात के बाद अगर हम बात करें तो इसमें फिर वो जिले आ जाते हैं कि मतलब काफ़ी जो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन जिलों के आसपास कौन सी नदियां हैं। तो जैसे नर्मदा नदी का हो गया, तो नर्मदा नदी किन किन जिलों को, प्रमुख जिले जो हैं हम उनको थोड़ा बता देते हैं, कौन कौन जिलों से होकर गुजरती है, उनके किनारे बसे कौन से शहर है। जबलपुर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, होशंगाबाद होगा, मंडला हुआ, महेश्वर हुआ और बड़वानी हो गए। और इस अगर बात किया जाए तो पार्वती नदी जो कि शाजापुर में, तो पार्वती हो गया, आष्टा हो गया, राजगढ़, पार्वती, आष्टा और राजगढ़, ये सॉरी शाजापुर, आष्टा और राजगढ़ ये पार्वती नदी के किनारे हैं। इसी तरह क्वेश्चन मतलब एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और लोग उनको फोकस नहीं कर पाते हैं कि वो सब नर्मदा या फिर बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान देना है। जैसे पार्वती नदी के किनारे बसे शहर तो शाजापुर, आष्टा और राजगढ़। इसी तरह बेतवा के किनारे ओरछा बसा हुआ है, ओरछा जो कि काफ़ी फेमस है, वो राम मंदिर मतलब राम जी का वहाँ मंदिर है, आप कभी जाइएगा, काफ़ी अच्छा घूमने लायक स्थान है ओरछा में ये। और फिर उज्जैन हो गया, उज्जैन नगर कौन सी नदी किनारे बसा है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। ताप्ती हो गया, बुरहानपुर, मुलतई हो गया, ताप्ती, तो ताप्ती के किनारे बसे या फिर उनसे गुजरने वाले शहर बुरहानपुर और मुलतई। महू हो गया जो कि चंबल, नागदा भी हो गया चंबल, दतिया हो गया जो कि सिंध। तो इस तरह से कुछ
प्रमुख ये हम जिले हैं जिनके वहाँ से नदियों का निकलना होता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा जल वाला सिस्टम हो गया, पूरा जलप्रपात हो गया, मिट्टियाँ हो गए। अब हम अगले उसमें आते हैं वन संपदा। जैसा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वन संपदा में काफ़ी रिच राज्य माना जाता है। यहाँ 33% लगभग वन है। और इन वन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित 65% आरक्षित वन है, संरक्षित वन 33%, अवर्गीकृत 2%। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये जैसे इनका टाइप का वन है। इनको हम सेपरेट वीडियो में एक जब बनाएंगे तब इनको अच्छे समझाएंगे। अभी आप समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा इनका। वो आरक्षित ऐसे है कि मतलब वहाँ पे जाना आना किसी को लगभग ना के बराबर मना रहता है। संरक्षित में थोड़ा बहुत छूट दी जाती है और अवर्गीकृत में पूरी छूट रहती है। तो इस तरह से वन संपदा का वो परसेंटेज है। वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश का, जो कि पूरा वन का लेखा जोखा या फिर जो भी सिस्टम है वो वहीं से कंट्रोल होता है। और अगर वनों में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के प्रमुख वनों में से कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि वृक्ष हैं, जो कि काफ़ी कीमती इमारती लकड़ियाँ या फिर मतलब बहुत चीज़ों में यूज होता है। जिसमें सबसे प्रमुख वृक्ष है साल, सागौन, बांस, ये सब, महुआ, बरगद, ये सब मध्य प्रदेश के वन में पाए जाते हैं। तो अगर साल की बात किया जाए, साल वृक्ष जो है कि पूर्वी भाग में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में साल पाया जाता है। फिर मंडला, सिवनी, इधर बालाघाट, डिंडोरी, इधर साल के पौधे या फिर पेड़ पाए जाते हैं। उसी तरह सागौन की बात करें तो सागौन भी हमारा पूर्वी क्षेत्र या फिर पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे होशंगाबाद हो गया, भोपाल हो गया और छिंदवाड़ा हो गया, जबलपुर हो गया, इनमें सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब कभी मतलब वहाँ से गुजरिएगा तो इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए जाइएगा कि सागौन के वृक्ष है कि नहीं, तो वहाँ आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। उसमें जंगल में कुछ जानवर भी मिलेंगे, इधर चीतल और भालू और हिरण, ये सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो साल हो गया, सागौन हो गया, बांस जो कि पूर्वी और दक्षिणी इधर बालाघाट वाले इलाके में बांस ज़्यादा पाया जाता है, तो बांस हो गया। और 2010 में बांस राज्य से भी मतलब मध्य प्रदेश को घोषित किया गया था कि बांस यहाँ से सबसे बढ़िया है। फिर बांस हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्मरण या फिर याद करने वाली चीज़ जो है कि बांस की एक प्रजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, जिसको डेंड्रोकेलमस बांस पाया जाता है। ये बांस की प्रजाति है, काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश की। ये एक खास प्रकार का है, तो ये काफ़ी आपको माइंड करने वाली चीज़ है। और अगर वृक्षों की बात किया जाए तो महुआ पाया जाता है। महुआ का लाभ आप सभी को मालूम है। महुआ काफ़ी चीज़ों में लाभकारी होता है। अभी भी शराब या मदिरा बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और खाने वाली चीज़ें भी काफ़ी महुआ से बनाई जाती हैं। तो तेंदुपत्ता हो गया, लाख हो गया। लाख वो एक ऐसा पदार्थ होता है, मतलब चिपकने वाला पदार्थ होता है, मतलब जिस तरह गोंद बोल दिया जाए, तो उसकी चूड़ियाँ बनाई जाती है। लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और इसमें एक डंडा रखा जाता है, उसमें शेप में लाख की चूड़ियाँ, मतलब मोम की तरह होता है। तो लाख काफ़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में निकलता है। अब जैसे आपने 8th क्लास में एक कहानी थी लाख की चूड़ियाँ करके, तो उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लाख क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है सेलिकर लक्का जो होता है, ये कीड़ा होता है जो लाख उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख होता है। सेलिकर लक्का, इसको याद रखना है कि लाख जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वो कौन से कीड़े से होता है, तो सेलिकर लक्का। और बबूल की गोंद मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो जो कि मिठाई बनाने में काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि वो क्या होता है उसमें चिपकने की क्षमता होती है। तो जब उसको बांधते हैं तो मिठाई में उसको यूज करते हैं। तेंदुपत्ता जो कि बीड़ी उद्योग में काफ़ी
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को भी याद है, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो हमारे घर के आसपास भी तेंदुपत्ता का भंडारण होता था, तो हम लोग उसमें उलटते थे, उसको पलटाते उल्टाते थे जिससे सूख जाए और बेड़ी का निर्माण होता था। तो इस तरह से तेंदुपत्ता हुए। तो ये रही अपनी वन संपदा और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ वृक्षों के बारे में। तो अब अगले अगर हम बात करें इसी क्रम में, तो मध्य प्रदेश जैसा कि जाना जाता है कि मध्य प्रदेश में वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे मोटा मोटा। तो वन्य जीव, इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला, मध्य प्रदेश में नहीं भारत का अगर पहला सबसे नेशनल पार्क की बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1935 में स्थापित हुआ। उसके बाद ही फिर पूरा इंडिया में आगे की चीज़ें हुई अलग अलग राज्यों में। तो इंडिया का फर्स्ट जो नेशनल पार्क था उसको हैली नेशनल पार्क पहले बोला जाता है, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट या फिर कॉर्बेट बोलते हैं। तो अब और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1981 में जो मध्य प्रदेश का 25वीं वर्षगांठ जब मनाई जा रही थी, तब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी और राजकीय पशु है वो उसको राजकीय घोषित किया गया है। उसके पहले ये कुछ नहीं था। तो 1981 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा था, उसी टाइम दूधराज और बारहसिंगा स्वयं डियर, जिसको बारहसिंगा को स्वयं डियर भी बोलते हैं। तो आप इन चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखें। दूधराज को पैराडाइज फ्लाई कैचर और बारहसिंगा को स्वयं डियर बोलते हैं। तो इनको राजकीय पक्षी और पशु दोनों वो किया। अब हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, बाकी बाद में डिटेल में हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर करें। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव में अभ्यारण्य, बेसिक डिफरेंस यही है। राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क उनको बोलते हैं इंग्लिश में, वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो नेशनल पार्क वो है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान जिसमें वन्य जीव पूर्णतः संरक्षित होते हैं, ठीक है, टोटली बैंड, मतलब कि वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों में वन और वन्य जीव मतलब जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वहाँ पे मानवीय घटनाएं, मानवीय कृत्य या फिर पशु चराई या फिर वहाँ पे जाना ही टोटली तरह से बैन रहता है। उनको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो पूरा टोटली गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वहाँ पे वन्य जीवों का शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है और पशुचारण मानवीय गतिविधियां सीमित अनुमति, मतलब वहां पे देखिए इसमें सब कुछ बैन, ना कि आप वहां जा सकते हैं, ना वहां पे कोई शिकार कर सकते हैं, ना वहां पे चारा काट सकते हैं, ना चराई कर सकते हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या होता है कि वन्य जीवों का शिकार तो एकदम से प्रतिबंधित होता है, लेकिन वहां पे आना जाना या फिर घूमना थोड़ा बहुत या फिर सीमित अनुमति उसमें होती है। आप पशुओं को जाके कुछ चरा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यही इसमें सब कुछ बैन रहता है, उसमें थोड़ा सा छूट दी होती है वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। इसमें अगर उदाहरण की बात किया जाए तो ये जो अपन सुनते हैं पेंच, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें घाटी गांव, करेरा, शिवपुरी, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर बात करें तो मतलब पहले शुरू में वन्य जीव अभ्यारण्य को ही कुछ सालों में उसको संरक्षित करके राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा बहुत छूट दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में कोई छूट नहीं है लगभग। तो इस तरह से अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या काफ़ी है, उनको हम याद करते चलेंगे और कहाँ पे है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में या फिर आप जानने की दृष्टि से ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम लिस्ट बताते जाएंगे, बाद में हम फिर डिस्कस करेंगे अगले कभी अलग से वीडियो में। अभी केवल आप नाम जान लीजिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी में है, कान्हा किसली का राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
उमरिया में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि नाम है पन्ना में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, जिसके बीच से NH3 नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। ये लगभग चिड़ियाघर के बना दिया गया है पर अभी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी जिले में है। फॉसिल मंडला में है। डायनासोर जो कि धार जिले में है। इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 12-13 लगभग राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर खंडरा में है। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान हो गए। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ये आपको काफी अच्छे से याद रखना है कौन कहाँ पे है। और ज्यादातर जैसे मध्य प्रदेश को जैसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो हर जगह राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ के संरक्षण का काम किया जाता है या फिर बाघ परियोजनाएं चलाई जाती है। अब अगर हम बात करें तो ये अलग से मतलब सब ये आपको मेमोरी करने वाली चीजें। धार में डायनासोर के अंडे मिले थे, तो उनको संरक्षित करने के लिए वहाँ पे वो बनाया जाएगा, एक म्यूजियम टाइप का बनाया जाता है या फिर पार्क बनाया जाता है, जैसे जुरासिक पार्क है। जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी जिसमें जुरासिक पार्क मीन्स डायनासोरों का सब कुछ उसमें दिखाया जाता है, क्या कैसा उनकी प्रजाति थी, क्या करते थे वो। अभी तो उनको ये धार में बनाया जाएगा, ठीक है, डमी के रूप में डायनासोर को रखा जाएगा। पेच में जो कि मोगली लैंड के रूप में जाना जाता है। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, उसके पहले वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता था। तो इस तरह 1933 में वन अभयारण्य बना था, 1955 में उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान हम कवर किए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वन अभयारण्य कौन कौन से है, तो जैसा कि हमने बताया वन अभयारण्य में थोड़ा बहुत छूट या सीमित मात्रा में अनुमति होती है। जैसे उनमें लिस्ट की अगर बात करें, सरदारपुर वन अभयारण्य धार में है। सैलाना फ्लोरिकन जो कि है रतलाम जिले में है। इसमें खरमोर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। घाटी गांव वन अभयारण्य ग्वालियर में है। करेरा ये भी शिवपुरी में है, जो कि सोन चिरैया पक्षी संरक्षण, ये भी आपको रखना है यार। सोन चिरैया पक्षी संरक्षण कहाँ होता है, तो शिवपुरी के करेरा वन अभयारण्य। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो वन अभयारण्य या फिर कुनो पालमपुर, तो ये है शिवपुर में। रातापानी रायसेन में। केन व सोन में वन अभयारण्य में घड़ियाल तथा मगरमच्छ का संरक्षण होता है, उनको वहां पे रखा जाता है और उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, जिससे जैव विविधता को मेंटेन किया जा सके। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना में है, जिसमें भी मगर और घड़ियाल को संरक्षित किया जाता है। स्पेशल ये फैक्ट है एक मध्य प्रदेश के अंदर, इसको याद रखने की है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, अभी तक आपने फोर्स को देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियों या फिर और हिंसात्मक गतिविधियों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जिसको STPF बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में केवल और केवल बाघों के देखभाल के लिए एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाए गए, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और पेंच में इनको रखा जाता है। तो ये बाघों का देख रेख या फिर उनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो सर्प उद्यान, एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पे है, तो भोपाल में स्थित है। और कृषि, अब राष्ट्रीय उद्यान, वन संपदा, जल प्रपात, मिट्टियां, जल अपवाह तंत्र, ऐतिहासिक परिदृश्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कृषि तथा पशुपालन के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है, जहाँ ना कि ज्यादा ठंडी ना ही ज्यादा गर्मी पाई जाती, तो उसमें कृषि संपदा तथा पशुपालन करना काफी मददगार साबित होता है। इसलिए काफी कृषि और पशुपालन में काफी ज्यादा रिच या फिर धनी राज्य मध्य प्रदेश को माना जाता है।
तो कृषि तथा पशुपालन की बात किया जाए तो फसलें, जैसे फसलें उगाई जाती हैं मध्य प्रदेश में मोस्टली। चावल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, कपास हो गया, दलहन तिलहन तक, मतलब कुल मिला के सभी फसलें यहाँ पे होती हैं। प्रमुख फसलें की अगर बात करें तो फसल चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया जिसको तुअर भी बोलते हैं, चना हो गया, राई हो गया, सरसों, सोयाबीन, गन्ना तथा कपास। इसमें जो प्रमुख आपको याद करने वाली चीजें हैं, अफीम। अफीम जो कि मध्य प्रदेश में ही उगाया जाता है, अफीम तथा गांजा। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि अफीम की खेती मंदसौर जिले में होती है। मंदसौर जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। गांजा भी खंडवा जिले में किया जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जो थोड़ा हट के हैं ना। तो अफीम की खेती कौन से जिले में? मंदसौर, और गांजा खंडवा जिले में। संतरा की खेती होती है, ये आप गेस कर सकते हैं, तो ये छिंदवाड़ा बैतूल के इलाके में है, क्योंकि महाराष्ट्र में से नागपुर यहाँ से पास पड़ता है, और नागपुर के संतरे आप सबको पता ही फेमस है। तो इस तरह हो गया, ये फसलें हो गई खाद्यान्न फसलें, और ये कुछ फ्रूट्स हो गए। दाल उत्पादन में जैसे मध्य प्रदेश का स्थान परिवर्तन होता ही रहता है कि कौन सा कभी दूसरे स्थान का आ गया, दूसरे राज्य का स्थान आ गया, फिर अभी सेकेंड स्थान पर मध्य प्रदेश का अगर बात किया जाए तो दाल उत्पादन में है। 5 उत्पादक राज्यों के बीच में हमेशा पांच जो अग्रणी राज्य है, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का नाम हमेशा दाल उत्पादन में आता है। तो कुल मिला के अगर लेखा जोखा यही बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में फसलों का उत्पादन काफी अच्छा है, और यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट भी की जाती है दूसरे स्टेट के लिए। अब अगर बात करें तो पशुपालन की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ ऋतुएं मौसम काफ़ी अनुकूल है उनके लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा भेड़ बकरी गाय भैंस और घोड़ा गधा सभी पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ज़्यादातर अगर बात किया जाए तो बकरियों की संख्या मध्य प्रदेश में अगर टोटल गिना जाए तो सबसे ज़्यादा है। तो और मध्य प्रदेश में पशुपालन में जैसे भोपाल में ये काफ़ी प्रमुख पॉइंट है, भोपाल में एनिमल सेरोगेसी लैब है। एनिमल सेरोगेसी लैब है जहाँ पे मतलब अलग अलग नस्ल के लिए ब्रीड कराए जाते हैं, कि दूसरे नस्ल का भी हो तो उसमें ब्रीड कर देंगे तो अच्छी नस्ल का वो हो जाएगा। जैसे साहिवाल और गिर, ये गाय की 2 नस्लें हैं तो इनका ब्रीडिंग होता है। एनिमल सेरोगेसी लैब है वहाँ मध्य प्रदेश में, तो सभी की नस्ल सुधर जाती है। तो इस तरह से हो गया। और मध्य प्रदेश में भदावरी भैंस, ये काफ़ी ये परीक्षाओं में ये इस तरह के फैक्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश में कौन से भैंस की कौन सी नस्ल है इसे जिसको संरक्षित किया जाता है। तो भदावरी भैंस की नस्ल को मध्य प्रदेश द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब अगला उसमें अभिनव योजना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस दृष्टि से कि अभिनव योजना के तहत मछली पालन के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अभिनव योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग मछली पालन के लिए मत्स्य पालन के ऋण लेते हैं और वहाँ पे डैम वगैरह में मछली पालन कर सकते हैं। तो ये योजनाएं खैर करंट अफेयर के साथ अपडेट होती रहती हैं, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में सफ़ेद सोना क्षेत्र माना जाता है मालवा के पठार को, क्योंकि कपास जो कि सर्वाधिक होती है। महाराष्ट्र का यहाँ बॉर्डर लगता है तो इस इलाके में बुरहानपुर वगैरह में कपास की खेती की जाती है, तो मध्य प्रदेश का। और जैसे कृषि में सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में अगर कृषि की बात की जाए गेहूँ चावल, ये बालाघाट की काली मूंछ का चावल काफ़ी फेमस है। ये लंबे लंबे होते हैं काफ़ी, इसको काली मूंछ के चावल बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में
फसल तो नहीं बोलेंगे, फेमस की चीज़ की बात किया जाए तो यहाँ कड़कनाथ मुर्गा जो कि खंड वो उसका झाबुआ जिले का काफ़ी फेमस है, उसमें वो भी पशुपालन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से पशुपालन की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफ़ी पशुपालनों के इसमें अग्रणी राज्य है। ये एक संस्था है CIMMYT, सीमिट उसको बोलते हैं, जो कि जबलपुर में स्थापित है। ये मक्का प्लस गेहूं के अनुसंधान के लिए ये स्थापित है जबलपुर में। इसका सीमिट जो कि स्पेनिश शब्द है, इसका आप गूगल में सर्च करिएगा। तो इस तरह से आज लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की गई जो कि मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है। अब हम चर्चा करेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश में और काफ़ी शिक्षा का किस तरह से ऊर्जा का लेवल किस तरह से है, या ऊर्जा किस तरह से कहाँ पे कैसा होता है, तो हम चर्चा करेंगे।